आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नेवल वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, जब भी चर्चाएं एमका के बारे में होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक प्रश्न भी आता है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के लिए हम एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित कर सकते हैं तो क्या उसी फाइटर एयरक्राफ्ट का एक नेवलाइज्ड वेरिएंट हम तैयार नहीं कर सकते? क्या उसका एक नेवल वेरिएंट तैयार नहीं किया जा सकता जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेगा तो उनकी न सिर्फ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज काफ़ी बढ़ेंगी बल्कि एक जो डोमिनेंस है ये भी इस्टेब्लिश हो सकेगा। क्योंकि इस समय दुनिया के तमाम देश, फिर चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल F-35 का जो बी वेरिएंट है ये कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस समय अमेरिका और यूके इसको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉय भी कर चुके हैं। वहीं चाइना भी FC-31 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनको तैयार कर रहा है जो कि कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर चीज़ें साफ हैं कि हमारे जो आसपास के देश हैं वो इस पे विचार कर रहे हैं। तो क्या भारत के मन में इस चीज़ को लेकर के संदेह उत्पन्न नहीं होता कि हमें भी अपनी रिक्वायरमेंट को देखना चाहिए और एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए विकसित करना चाहिए? लेकिन क्या आपको पता है कि चीज़ें सुनने में जितनी आसान लगती हैं उतना है नहीं, और आज के इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब एमका प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो 2019 से 20 का दौर वो था जब एमका के एक नेवल वेरिएंट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी भारतीय नौसेना के द्वारा। और इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि जो भारतीय नौसेना है वो इसको लेकर के काफ़ी इच्छुक थी कि किसी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की तुलना में अच्छा है कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किया जाए जो कि एमका का नेवल वेरिएंट होगा। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन था उनके हिसाब से क्योंकि ये भारत में ही बनने वाले थे और इनमें मॉडिफिकेशन के बाद इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से हम ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन आडा जो है यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उसको सच्चाई पता थी और आडा ने पहले भी कह दिया था कि एमका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होने वाला बल्कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन होने वाला है टेडबीएफ, जिसको हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क भी दिए। दरअसल अगर हम भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो उनका ये मानना था कि अगर हम नेवल एमका को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें उनको एडवांस टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी, एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएगा और नौसेना ये मानती थी कि ये एक कॉस्ट सेविंग मेजर होगा क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास ऑलरेडी एयरक्राफ्ट होंगे, इनका प्रोडक्शन भारत में होगा तो ये ज़्यादा खर्चीले नहीं होंगे। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जब भारतीय नौसेना को अवगत करवाया तो चीज़ें पूरी तरीके से बदल गईं। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक रिपोर्ट सबमिट करी जहां पर उन्होंने जो फिजिबिलिटी स्टडीज है उनके आधार पर कुछ नई चीजें सामने रखी। दरअसल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिजाइन की अगर हम बात करें तो अगर इसे भारतीय नौसेना के कैरियर बेस्ड ऑपरेशन में इस्तेमाल करना पड़ता तो सबसे पहली बात इसके अंडर कैरेज में कुछ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती जो कह सकते हैं हार्श लैंडिंग होती है एयरक्राफ्ट कैरियर में उनको विथस्टैंड कर सके। क्योंकि हम सब जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्ट को कैसे लैंड करवाया जाता है, तो उस पूरे के पूरे फोर्स को ये बर्दाश्त कर सके ऐसे मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ती। और क्योंकि ये लैंडिंग डेक में काफ़ी फ्रीक्वेंट होती तो ऐसे में उनका ये मानना था कि नौसेना के लिए जो एमका बनाया जाता उसके स्टेल्थ कोटिंग के उखड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे और इसका नुकसान भी काफ़ी होता। और इसका सीधा मतलब ये था कि इसमें जो रिपेयर कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली थी, यानी कि कुल मिलाकर के जो मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली थी एयरक्राफ्ट की वो बहुत ज़्यादा आने वाली थी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये भी इस समय प्रिडिक्ट किया था कि क्योंकि 45 जो यूनिट होती हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर जेट की, उसमें अगर आप एमका को सिलेक्ट करते तो तकरीबन 22 एयरक्राफ्ट भी आपको अवेलेबल मिलते, बाकी मेंटेनेंस और हैंगर में ही देखने को मिलते क्योंकि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको काफ़ी रख रखाव के साथ रखना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अमेरिका और यूके तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, तो आप सबने हाल ही में रिपोर्ट सुनी होगी F-35 को लेकर के, जहां पर मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज जो हैं ये लगातार F-35 लाइटनिंग 2 में गंभीर होते जा रहे हैं। ये इतने गंभीर हैं कि अमेरिका खुद इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये भी कहा कि ये जो नेवल वेरिएंट हो सकता है एमका का, ये तकरीबन एयरफोर्स वेरिएंट से 25 से 30% ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो यूनिक डिमांड है भारतीय नौसेना के कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए उनको पूरा करना पड़ता। और ऐसे में जो मॉडिफिकेशन होते और दूसरी चीज़ें होती, उनके चलते जो कॉस्ट है ये 25 से 30% तक ज़्यादा हो सकती थी। अब यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो नेवल एमका है इसके स्टेल्थ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के भी कुछ चौंकाने वाले फैक्ट सामने रखे। उन्होंने कहा कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की हाईली ह्यूमिड कंडीशन में वो इस चीज़ को लेकर के इंश्योर नहीं है कि एमका की जो स्टेल्थ प्रॉपर्टीज़ है ये अनकॉम्प्रोमाइज्ड बनी रहें, यानी कि इनमें कोई प्रभाव ना पड़े, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि अभी तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट तभी बनते जब भारतीय वायुसेना के लिए जो एयरक्राफ्ट है ये बनके तैयार होते। और हम सब जानते हैं कि अभी भी एमका ना चाहते हुए भी कम से कम हमसे 1 दशक की दूरी पर प्रोडक्शन में आने से। तो ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट को भारतीय नौसेना ज्वाइन कर लेती तो एक लंबे समय तक उन्हें मिग 29 का इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को 2035 के पहले नहीं मिल पाते, क्योंकि पहले एयरफोर्स वेरिएंट बनता और उसी से जो नेवल वेरिएंट है ये डिराइव किए जाते, यानी इसमें टाइम और पैसा काफ़ी ज़्यादा लगने वाला था। और यही कारण था कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एमका के नेवल वेरिएंट से हट करके एक नए एयरक्राफ्ट को प्रपोज किया, जो कि 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट है, जिसको हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के नाम से जानते हैं। ये एमका के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस को ऑफर करता, जैसे कि ये कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए काफ़ी उन्नत माना जाता। इसके जो लैंडिंग गियर्स हैं उनके टेस्ट ऑलरेडी चल ही रहे हैं, जो कि हमारे नेवल एलसीए से हो रहे हैं, सॉरी। तो उसके आधार पर जो डेटा प्राप्त होगा उसी से टीडबीएफ के जो लैंडिंग गियर्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीडबीएफ का रख रखाव भी काफ़ी आसान होगा, ये ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे, मेंटेन करने में काफ़ी आसान होंगे और इनको ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान होगा। हालांकि आडा ने ये कभी भी नहीं कहा कि एमका का नेवल वेरिएंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है, और ये बात हम नहीं कहते, ये बात भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि अभी भारत में इस प्रकार के स्पेशल नेवल वेरिएंट जो एमका के हैं इनको विकसित करने के लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में एक लंबा समय देना पड़ेगा, क्योंकि लोग सीधे भारत को अमेरिका से कंपेयर कर देते हैं, F-35 से एमका को कंपेयर कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने का दशकों का अनुभव है, और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने एयरक्राफ्ट का जो वेरिएंट है ये विकसित कर लिया। लेकिन भारत के लिए ये प्रोग्राम अभी नया है। सबसे बड़ा यहाँ पर प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि एमका को एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर सामने रखा जाए, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पहले पूरा करने में सक्षम हो। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है तो निस्संदेह आज नहीं तो कल भारतीय नौसेना के लिए जो एमका का नेवल वेरिएंट है शायद ये भी हमें देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ भारतीय नौसेना काफ़ी मजबूत होगी, बल्कि भारतीय नौसेना की ज़रूरतें भी पूरी की जा सकेंगी। लेकिन फिलहाल तो प्राइमरी फोकस रहेगा टेडबीएफ, और टेडबीएफ तकरीबन 2032 से 33 तक भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेंगे। तब तक भारतीय नौसेना को अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए MiG-29K पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।